हिस्ट्री का क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है जिसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे आराम से मिल जाएगा। ये चैप्टर क्लास 10 एसएसटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डेफिनेटली एक 5 मार्कर भी आता है, 1 मार्कर भी आता है और कभी कभी 2 मार्कर्स भी आते हैं। यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर फॉर एनी रीजन। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन जहां पर हम लोग करने वाले हैं ऑल द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हिस्ट्री का क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है जिसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको हमारे चैनल पे आराम से मिल जाएगा। अगर आपने उसका वन शॉट अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। ये चैप्टर क्लास 10 एसएसटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डेफिनेटली एक 5 मार्कर भी आता है, 1 मार्कर भी आता है और कभी कभी 2 मार्कर्स भी आते हैं। तो मेक श्योर दैट यू डू दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। यू कैन नॉट स्किप दिस चैप्टर फॉर एनी रीजन। ठीक है, तो ये चैप्टर अब आप काफी बच्चे कहेंगे मैम काफी टाइम हो गया रिवीजन करे हुए इस चैप्टर का, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के थ्रू हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। नॉट जस्ट दैट, इस चैप्टर के बीच में जो बॉक्सेस है, जो सोर्सेज है, जो इंपॉर्टेंट इमेजेस और पिक्चर्स है उसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं बिफोर वी गो इनटू द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि शुरुआत में तो क्लास 10 के अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, बट 10 में आते आते क्योंकि आप इतनी बार अपने एग्जाम्स दे लेते हो, इतनी बार एक ही चैप्टर को करते हो, आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिसमिस कर देते हो थिंकिंग इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्जाम में वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया जाता है, तो इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है। कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है इन द पास्ट 10 ईयर्स उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी एज वी गो अहेड। ठीक है, तो चलो without much देरी let us start with the session. Just give me 2 minutes. अगर आपने अभी तक वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है जल्दी से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किस बात का इंतजार है जल्दी से कर दो। उसके अलावा बाकी सब वन शॉट वीडियोस भी हमारे चैनल पे है, बाकी सारे चैप्टर्स के भी, तो आप उसको भी देख सकते हो। हमारे चैनल पे इट इज प्रोबेबली द ओनली चैनल एंड ऑन यूट्यूब जो इतने सारे रिसोर्सेज फ्री में देता है, चाहे वो वीडियो एक्सप्लेनेशन हो, चाहे वो उस वीडियो का पीडीएफ हो, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। चैप्टर से रिलेटेड असाइनमेंट भी आपको मिल जाता है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस होते हैं, लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करो और टेलीग्राम चैनल भी हमारा जरूर ज्वाइन कीजिए। चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ये है, पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। 1789 में हुआ था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसके बाद यूरोप में कुछ उथल पुथल सी हो गई। जो जिस तरीके का समाज यूरोप में एग्जिस्ट करता था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, जहां लोगों को रियलाइज हुआ कि भाई लोग जो है अपने बलबूते पे सैकड़ों सालों से चलता हुआ राजा का राजपाट बदल सकते हैं, है ना। द राइट टू मेक डिसीजंस, जो सॉवरेनिटी है, इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्की टू द पीपल। वहां से इमर्ज हुआ राष्ट्रवाद की भावना, है ना, द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कि हमारा खुद का एक राष्ट्र होना चाहिए। एंड दैट इज व्हाट यू स्टडी इन दिस चैप्टर, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन दिस टॉपिक फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, राइट। फिर आपने पढ़ा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद की भावना फैली। एज ऑफ रेवोल्यूशन, फ्रांस में रेवोल्यूशन, नीदरलैंड में रेवोल्यूशन, फ्रांस में जब छींक आती है किस तरीके से पूरे यूरोप में जो है क्रांति का एक प्रभाव देखने को मिलता है, किस तरीके से अलग अलग नेशन स्टेट्स एस्टैब्लिश हुए, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन का बड़ा ही स्ट्रेंज केस। एंड फाइनली चैप्टर खत्म हुआ नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म से, जहां हमने देखा कि किस तरीके से 1870s तक आते आते राष्ट्रवाद ने एक नेगेटिव टर्न ले लिया था। लोगों को सिर्फ अपना राष्ट्र नहीं बनाना था, लोग चाहते थे कि बाकी राष्ट्र का लैंड रिसोर्सेज भी उनका हो जाए, जिसको आप इंपीरियलिज्म बोलते हो। आप खुश नहीं हो कि आपका घर बना, आपको उसका भी खजाना चाहिए, है ना। तो दैट वाज इंपीरियलिज्म, जिसकी वजह से जो बाल्कन क्राइसिस से हम देखते हैं शुरुआत हुई एंड देन इट कल्मिनेट्स इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। थोड़ा अगर आपको याद है तो तालियां, और अगर नहीं याद है तो बेटा रिवीजन सेशन सून इस चैनल पे हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं विद द फर्स्ट बॉक्स and that is Ernst Renan, What is a Nation। आपकी किताब में ये बॉक्स दे रखा है ना। अब डू यू हैव टू रिमेंबर दिस नो, देखो जो सोर्स है ना वो आपको याद नहीं करना, ये जो सोर्स दे रखा है। अगर आपको
बॉक्स दे रखा है वो याद करना पड़ता है, पर जो सोर्सेज है वो बस पढ़ना ही काफी है। उसके नीचे एक क्वेश्चन है, समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज रेनिन अंडरस्टैंड्स देम, व्हाई इन हिज व्यू आर नेशंस इंपॉर्टेंट। तो पढ़ते हैं। इन अ लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन इन 1882, द फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनिन आउटलाइंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट मेक्स अ नेशन। The lecture was subsequently published as a famous essay, What is a Nation? इसमें he criticized the notion of nation suggested by others as a nation formed by a common language, race, religion और territory. अर्नस्ट रेनिन कह रहे हैं कि राष्ट्र सिर्फ इसीलिए फॉर्म नहीं होता क्योंकि हम सबकी एक लैंग्वेज है, एक टेरिटरी, एक कल्चर है. A nation is a culmination of a long past of endeavor, sacrifice and devotion. A heroic past, great men glory, that is the social capital upon which one bases a national idea. है ना, हम सब एक ही स्कूल में, हाँ हम सब एक है, ऐसा नहीं होता. राष्ट्र तब बनता है जब आपकी एक स्ट्रॉन्ग ब्लडी हिस्ट्री है, जिसमें एक इंसान, जैसे इंडिया के जब सोचते हैं इंडिया को फ्रीडम मिली तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनके जो सैक्रिफाइसेस है, इन्होंने जो अपने आप को बिल्कुल दे दिया था फ्रीडम के लिए, उसके बारे में हम सोचते हैं. उस नोशन के ऊपर हमारा राष्ट्र एस्टैब्लिश्ड है. तो आपको बस ये लाइनें लिखनी है. To have common glories in the past, to have a common will in the present, to have performed great deeds together, to wish to perform still more. These are the essential conditions of being a people. है ना, राष्ट्र के एक कॉमन लोग बनने के लिए आपके अंदर एक विल होना चाहिए कि देश को आगे बढ़ाना है. A nation is therefore large scale solidarity. है ना, नेशन क्या है? लार्ज स्केल सॉलिडारिटी है, सब आपस में एक दूसरे के भाई बहन है. इट्स एग्जिस्टेंस इज अ डेली प्लेबिसाइड. द फैक्ट कि इंडिया अभी एग्जिस्ट करता है, हर दिन एग्जिस्ट करता है एज वन नेशन, जहां हम सब मानते हैं हम इंडियंस हैं, वो एक प्लेबिसाइड है. प्लेबिसाइड एक तरीके का वोट है कि वी ऑल ऑफ अस वांट टू लिव इन दिस नेशन. अगर नहीं होता, अगर नहीं तो फिर आपस में लड़ लेते, अलग अलग देश बना लेते, पर क्योंकि इंडिया एग्जिस्ट करता है, एवरी डे हम वोट कर रहे हैं, वी वांट टू लिव इन दिस कंट्री, राइट? A province is its inhabitants. If anyone has the right to be consulted, it is the inhabitant. A nation never has any real religion in annexing or holding on to a country against its will. अगर आप एक ट्रू नेशन हो ना, तो आपको किसी भी टेरिटरी को जबरदस्ती होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो ऑटोमेटिकली उसके लोग जो है कहेंगे वी आर इंडियंस, राइट? द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशंस इज अ गुड थिंग, अ नेसेसिटी. Their existence is a guarantee of liberty which would be lost if the world had only one law and only one master. राष्ट्र का होना ही आज़ादी का होना है ना? इट इज़ अ नोशन ऑफ लिबर्टी. अगर एक ही दुनिया में एक ही लीडर होगा तो फ्रीडम भी नहीं होगा, ना राष्ट्र होगा. ठीक है, तो यू डोंट अगेन हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक रटना नहीं है, बस समझ लो. इस पे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली लाइनों से आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, ऑलराइट. सेकेंड इमेज जो है आपकी किताब में आप यहाँ देख सकते हो, इनकी है. द कुरियर ऑफ राइनलैंड लूजेज ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे फ्रॉम लिप्जिग. तो नॉर्मली आपको क्वेश्चन आता है कि हु इज दिस पर्सन शोन इन दिस इमेज, तो आंसर है नेपोलियन. या क्वेश्चन आता है व्हाट इज ही बीइंग डिपिक्टेड एज, तो ही इज बीइंग डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन जो अपने लेटर्स लूज कर रहे हैं, उनके बैग से सारे लेटर्स गिर रहे हैं, एंड लेटर्स जो है शो कर रहा है द टेरिटरीज जो नेपोलियन हार रहे हैं वॉर में. नेपोलियन एक वॉर शुरू हो गए थे जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, है ना, तो उसमें जो टेरिटरीज बाद में वो हारने लगे थे प्रभु कंट्रीज के अगेंस्ट, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है. ठीक है, ओके. द प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुइबुरेक, जर्मनी. ठीक है, तो पढ़ते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज. अगेन याद करने की जरूरत नहीं, बस पढ़ लो. फ्रिट्ज की ये इमेज पिक्चर है. is the occupation of the town of Zweibrücken by the French armies. अब आपको याद है जब नेपोलियन ने फ्रांस की गद्दी संभाली थी, he was known as someone who is a harbinger of liberty, है ना, कि वो सब यूरोपियन कंट्रीज में मोनार्की को हटा के लिबर्टी लाएंगे, है ना. तो यहाँ पर फ्रेंच आर्मीज को दर्शाया जा रहा है कि वो लिबर्टी का फ्लैग जो है जर्मनी में लगा रहे हैं. फ्रेंच सोल्जर्स रिकग्नाइज बाई देयर ब्लू, व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म्स, तो ये वाले जो है ना, हैव बीन पोर्ट्रेड एज ऑप्रेसर्स एज दे सीज अ पेजेंट्स कार्ट, harass some young women and force a peasant down to his knees. तो आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, औरतें जो है उनको नीचे गिराया जा रहा है, और जबरदस्ती वो ट्री ऑफ लिबर्टी लगा रहा है. इट्स लाइक थप्पड़ मार के, प्यार करते हो ना तुम मुझसे, प्यार करते हो ना तुम मुझसे. तो उस तरीके से पिक्चर है कि आप लोग लिबर्टी का ट्री तो लगा रहे हैं लेकिन तुम सबको मार के.
The plaque being affixed to the tree of liberty carries a German inscription which in translation says, take freedom and equality from us, the model of humanity. Sarcasm है ना, कि हम तो मॉडल ऑफ ह्यूमैनिटी है, हमारे पास इक्वालिटी है. दिस इज सार्कास्टिक रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच बीइंग लिबरेटर्स हु अप्रेस्ड मोनार्की इन द टेरिटरीज दे एंटर्ड. तो इनिशियली नेपोलियन का जो इमेज है हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है इस पिक्चर में कि भाई तुम लिबर्टी का पेड़ तो लगा रहे हो, अपने आप को ह्यूमैनिटी का मॉडल बुला रहे हो, लेकिन कितने सारे लोगों को साथ साथ दबा रहे हो. कैन यू रियली बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ लिबर्टी, है ना. तो इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है. क्वेश्चन कभी कभी आता है कि व्हाट आर दे इरेक्टिंग ट्री ऑफ लिबर्टी, इसमें क्या टोन है, तो सार्कास्टिक टोन है. जनरल या समझ जाओ कि कोई क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर पाओ, रटना कुछ नहीं है. ओके, अगला क्वेश्चन, सोर्स अगेन नहीं रटना है. इकोनॉमिस्ट बिगैन टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी. तो दिस इज एक्चुअली ज़ोल्वेरिन, ठीक है, ज़ोल्वेरिन के बारे में. दे टॉक्ड ऑफ हाउ द नेशन कुड डेवलप एंड व्हाट इकोनॉमिक मेजर्स कुड हेल्प फोर्ज दिस नेशन टुगेदर. जब नेशनलिज्म की बात आ रही थी और लिबरलिज्म की बात आ रही थी, दोनों साथ में आए, है ना. बोथ ऑफ द आइडियोलॉजीज केम टुगेदर. जो लोग लिबरल्स थे वो लोग नेशनलिस्ट भी थे. वापस से समझाती हूँ. लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि भाई मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई टैक्स ना हो, आपको जो बेचना आप बेच पाओ, आपको जो खरीदना है आप खरीद पाओ. ये तभी पॉसिबल है अगर नेशन स्टेट होगा अपना. मोनार्की में तो ये पॉसिबल नहीं है. मोनार्की में तो आपको पता है राजा का राजपाट चलता है, जो चर्च वाले हैं वो चर्च वाले रहेंगे, टैक्स देते रहेंगे थर्ड एस्टेट वाले, है ना. तो अब उन्होंने सोचा, लिबरल्स ने सोचा कि हम लोग बिजनेस तभी कर पाएंगे जब हमारा राष्ट्र होगा, एक ऐसा नेशन जहाँ लिबरलिज्म होगा, जहाँ फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होंगे. ठीक है. अब यहाँ पर लिखा गया है द एम ऑफ ज़ोल्वेरिन. ज़ोल्वेरिन क्या था? कस्टम्स यूनियन. मिडिल क्लास ने बनाई थी, प्रशिया ने, एक कस्टम्स यूनियन, एक तरीके का ग्रुप, है ना, टू बाइंड द जर्मन्स इकोनॉमिकली इनटू अ नेशन. भाई नेशन स्टेट तो नहीं बना था तब तक, लेकिन एज अ इकोनॉमिक्स में एटलीस्ट एज अ राष्ट्र की तरह वो एक्ट कर पाए. It will strengthen the nation materially as much as by protecting its interests externally as by stipulating its internal productivity. अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो तो एज ए नेशन आप अपने आप को काफी बाहर के फोर्सेस के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो. It ought to awaken and rise national sentiment through a fusion of individual and provincial interest. The German people have realized that a free economic system is the only means to engender national feeling. क्या मतलब इतनी सारी इंग्लिश का? सिंपल सी बात है, नेशन स्टेट बनाने के लिए राष्ट्रवाद की भावना जो है लोगों के अंदर लानी पड़ेगी. राष्ट्रवाद की भावना कैसे लाए? जब एक ही एरिया में एक जगह टैक्स अलग है, एक जगह मेजर्स अलग है, एक जगह वेट्स अलग है, एक जगह करेंसी अलग है. अगर एक ही करेंसी होगी, टैक्सेस जो है एक ही तरीके के होंगे, तो लोगों के अंदर कॉमननेस आएगी तो उनके अंदर भावना आएगी कि अपना खुद का राष्ट्र होना चाहिए. इसीलिए ज़ोल्वेरिन का एम सिर्फ इकोनॉमिक यूनिटी नहीं था कि भाई इकोनॉमिकली हम लोग काफ़ी अच्छा एक करेंसी होने से ट्रेड कर पाएंगे. ये भी था कि जब एक करेंसी होगी तो उससे इट विल एंजेंडर नेशनल फीलिंग, इट विल क्रिएट नेशनल फीलिंग इन द पीपल. ओके, ऑलराइट. अनदर इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे लोग हैं, उनके कान बंद किए गए हैं और मुंह बंद किया गया है. The Club of Thinkers, anonymous caricature dating to 1820. This is actually 1820. आपको पता है 1815 से 1830 तक यूरोप में किसका राज था? कॉन्जर्वेटिव रेजीम, है ना. यूरोप में कॉन्जर्वेटिव रेजीम था. कोई बता सकता है कॉन्जर्वेटिव रेजीम के बारे में थोड़ा सा? जो कॉन्जर्वेटिव से देवर अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसीलिए यहाँ पर दिखाया गया है कि कॉन्जर्वेटिव रेजीम में सबके मुंह बंद है ना. और प्लेक में लिखा हुआ है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग इज हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस. अभी सोच पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पर देखते हैं कब तक सोचना भी अलाउड है हमको, है ना. तो बोर्ड में रूल्स लिखे गए. रूल्स में है कि साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न्ड सोसाइटी. लर्नड सोसाइटी है लेकिन चुप रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मेंबर्स अपॉन एंटरिंग. तो एक तरीके से बुराई की गई है कंजर्वेटिव रेजीम के कार्टून के थ्रू कि कंजर्वेटिव रेजीम में सोचना भी पता नहीं कब तक अलाउड होगा, पर जिससे कोई बोले ना तो पहले से ही मजल दे दी गई है. ठीक है, मजल मतलब यही जिससे मुंह बंद होता है, डॉग्स को पहनाई जाती है ना.
व्हाट इज द कैरिकेचरिस्ट ट्राइंग टू डिपिक्ट? ही इज ट्राइंग टू डिपिक्ट कि कंजर्वेटिव रेजिम जो है वो एरिस्टोक्रेटिक थे, ऑटोक्रेटिक थे। ऑटोक्रेटिक मतलब पावर, ऑटो मतलब वन, की पावर सिर्फ उनके हाथ में थी। जो भी डिसेंट था, जो भी क्रिटिसिज्म था, वो उसको टॉलरेट नहीं करते थे। जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता था, उसके अगेंस्ट जो है सिवियर पनिशमेंट जो है इम्पोज की जाती थी, सेंसरशिप इम्पोज की जाती थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट इमेज एज यू कैन सी, यहाँ पर गुसीपी मजीनी है एंड गुसीपी मजीनी उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी, अगेन यू माइट गेट अ क्वेश्चन हियर दैट हु इज बीइंग डिपिक्टेड हियर इन दिस इमेज। तो आपको पता है गुसीपी मजीनी, एक बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था कि हु इज बीइंग डिपिक्टेड इन दिस इमेज। ही इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर बाय समवन, मतलब किसी ने उसको ये बुलाया था। तो उस हिंट से भी आपको पता है कि ड्यूक मेटरनिच ने गुसीपी मजीनी को ये लाइन बोली थी। काश मुझे भी कोई ये लाइन बोले, हमारे सामाजिक व्यवस्था की सबसे बड़ी दुश्मन सुरभि है। मेरे घर में बोल सकते हैं वैसे। ओके, एनीवेज, तो गुसीपी मजीनी है और वो यंग यूरोप को फाउंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट। तो गाइस अगर आप देखो तो ये वाला जो है ना पर्पल बॉक्स है, जो पर्पल बॉक्सेस है इसको अच्छी तरीके से करना है, थोड़ा सा याद भी करना है, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, एमसीक्यू स्पेशली। तो पर्पल बॉक्सेस को ट्राई नॉट टू लाइक यू नो डिसमिस इट। तो ग्रिम ब्रदर्स फोक टेल्स एंड नेशन बिल्डिंग, रोमांटिसिज्म टॉपिक का पार्ट है ये। ग्रिम्स फेरी टेल्स इज अ फेमिलियर नेम। द ब्रदर्स जेकब एंड विलहेल्म ग्रिम वर बोर्न इन द जर्मन सिटी। व्हाइल बोथ ऑफ देम स्टडीड लॉ, उन्होंने ओल्ड फोक टेल्स को डेवलप और कलेक्ट करने में इंटरेस्ट देखा। 6 साल वो गांव गए, लोगों से मिले, फेरी टेल्स लिखी। कौन सी फेरी टेल्स? जो पहले ज़माने में ओरली ट्रांसमिट की जाती थी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इन लोगों ने उन फेरी टेल्स को जो है कलेक्ट किया और उसको लिखा। देयर वर पॉपुलर बोथ अमंग्स चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। 1812 में जो उन्होंने टेल्स कलेक्ट की, उन्होंने उसको लिखना शुरू किया। वो एक्टिव हो गए लिबरल पॉलिटिक्स में। उन्होंने 33 वॉल्यूम की डिक्शनरी भी पब्लिश की जर्मन लैंग्वेज की। ग्रिम ब्रदर्स ने देखा, देखो जर्मनी पे फ्रांस का डोमिनेशन था, फ्रांस ने डोमिनेट कर दिया था जर्मनी को। उन्होंने सोचा कि फ्रांस का ये डोमिनेशन जो है ये जर्मन स्पिरिट और लैंग्वेज को दबा रहा है ना। दे कंसिडर दैट प्रोजेक्ट्स ऑफ कलेक्टिंग फोक टेल्स एंड डेवलपिंग द जर्मन लैंग्वेज एज अ पार्ट ऑफ अ वाइडर एफर्ट टू अपोज फ्रेंच डोमिनेशन एंड क्रिएट अ जर्मन नेशनल आइडेंटिटी। उनका मानना था कि ये जो कलेक्ट कर रहे हैं फेरी टेल्स, फोक टेल्स, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन राइट इन योर रोमांटिसिज्म वाला आंसर कि ग्रिम ब्रदर्स ने फोक टेल्स और ओरली ट्रांसमिटेड जो स्टोरीज है उनको कलेक्ट किया, उसकी बुक लिखी, क्योंकि उनका ये मानना था दैट दिस विल एक्ट एज अ सिंबल ऑफ जर्मन रेजिस्टेंस अगेंस्ट फ्रेंच डोमिनेशन, है ना, कि हम लोग रेजिस्ट करें फ्रेंच डोमिनेशन और क्रिएटिंग नेशनलिज्म अमंग्स द जर्मन पीपल, एक जर्मन आइडेंटिटी क्रिएट करना। उनका ये मानना था कि ये जो कर रहे हैं उसमें वो हेल्प करेगा। ठीक है, ऑलराइट, ये भी रोमांटिसिज्म का एक टॉपिक है। इसमें आपको इमेज देखो, रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म था कि अगर आपको राष्ट्र एस्टैब्लिश करना है, राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ तलवार से, खून खराबे से नहीं आती। राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर अगर आपको जागृत करनी है तो गाने हो गए, सिंबल्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, इन सब से भी आप लोगों के अंदर एक फीलिंग जनरेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है बाय फ्रेंच पेंटर डेलोक्रोइक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंच रोमांटिक पेंटर्स। यहाँ पेंटिंग दिखाई गई है जहाँ 20,000 ग्रीक्स वर किल्ड बाय टर्क्स। अब जो किलिंग है उसको इस तरीके दिखाया गया है कि बच्चा जो है बिल्कुल जमीन पे रो रहा है, माँ रो रही है, तिछड़े हो गए कपड़ों के। तो जब आप इस इमेज को देखते हो आपको एक गुस्सा आता है अपने एनिमी पे, टर्क्स पे, और प्यार आता है अपने राष्ट्र की तरफ, है ना। सो दैट इज व्हाट इज बीइंग लाइक ओवर इमोशनल वाली पिक्चर बना के, है ना, बाय अपीलिंग टू योर इमोशन ऑफ द स्पेक्टेटर, यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना क्रिएट की जा रही है। Discuss the importance of language and popular traditions in the creation of national identity. Very important, एग्जाम में भी आ सकता है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ लिख सकते हो लैंग्वेज और पॉपुलर ट्रेडिशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग नेशनल आइडेंटिटी। लैंग्वेज से लोग जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, पॉपुलर ट्रेडिशन से एक नेशनल फीलिंग क्रिएट होती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो ग्रिम ब्रदर्स का।
ठीक है, क्योंकि ग्रिम ब्रदर्स फोकटेल्स कलेक्ट करते थे, तो उन्होंने कहा कि दिस वाज अ जर्मन असर्शन अगेंस्ट फ्रेंच डोमिनेशन, है ना, जर्मन आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए। आप एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो पोलैंड का, कि पॉलिश लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया गया था अगेंस्ट रशियन डोमिनेशन, जो वहाँ के प्रीचर्स थे। वर्नैक्युलर लैंग्वेज का किस तरीके से यूज़ किया जाता है, आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेंटिंग, द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो ये वाला जो जर्मन, आपको 1848 में मिडिल क्लास काल को जो जर्मन रेवोल्यूशन हुआ था, जहाँ पर जर्मन के जो लिबरल्स थे, जो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने एक कलरफुल पीसफुल प्रोसेशन निकाला था टू सेंट पॉल चर्च। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया था द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। एंड इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपकी जर्मेनिया है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फिलिप वियट द्वारा पेंटेड जो जर्मेनिया है उसको यहाँ दर्शाया गया है ना। नीचे ऑल द मेन आर देयर, जो वोटिंग कर रहे हैं, जो डिस्कस करके कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, संविधान बना रहे हैं, वेयर द राइट्स ऑफ द मोनार्क इज लिमिटेड। और औरतों को विजिटर्स गैलरी में रखा गया है। प्रॉमिस तो किया गया था औरतों को कि तुम पार्ट लो, हमारा साथ दो, हम तुम्हें वोटिंग राइट्स देंगे। बट जब बेचारे वो पार्लियामेंट पहुंचे, सेंट पॉल चर्च पहुंचे, वहां पर वुमेन को ऊपर बिठा दिया गया कि देखो तुम विजिटर हो, तुम विजिटर्स गैलरी में बैठो, ऑब्जर्व करो, चाय वाय दो, लेकिन यू विल नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। ठीक है, यहां पर आपको एक ये भी दे गया है, हाउ आर लिबर्टी एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन टू बी डिफाइंड। The liberal politician Karl Welcker, an elected member of the Frankfurt Parliament, expressed the following views. जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जिस वुमेन को इलेक्ट किया गया था पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, उन्होंने लिखा है, नेचर हैज क्रिएटेड मेन एंड वुमेन टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस। सॉरी, वुमेन नहीं, मैन। कार्ल वेल्कर जो लिबरल पॉलिटिशियन थे, उन्होंने ये लिखा, ठीक है, कि नेचर ने आदमी और औरत को अलग अलग रोल्स दिए। आदमी को स्ट्रॉन्गर बनाया है, बोल्डर बनाया है, प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली बनाया है, जिससे वो पब्लिक में काम कर सके, लॉ का, प्रोडक्शन का, डिफेंस का। वुमेन को वीक बनाया है, डिपेंडेंट बनाया है, टिमिड बनाया है। शी नीड्स द प्रोटेक्शन ऑफ अ मैन। मेरे सामने हो जाओ, मुक्का मार के दिखाओ। हर स्फीयर इज द होम, द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, द नर्चरिंग ऑफ द फैमिली। उसका काम ही है घर पे रहना, बच्चों को संभालना, है ना। डू वी रिक्वायर एंड फर्दर प्रूव दैट गिवन सच डिफरेंसेस इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस वुड नॉट ओनली एंडेंजर हार्मनी एंड डिस्ट्रॉय द डिग्निटी ऑफ द फैमिली। जब इस तरीके से भगवान ने ही आदमी और औरत को अलग बनाया है, तो अगर हमने औरत को इक्वालिटी दे भी दी तो फैमिली तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस प्रोसेस में। Louis Otto Peters was a political activist who founded a women's journal and subsequently a feminist political association. The first issue of a newspaper carried the following editorial. इसके अगेंस्ट एक औरत ने ये लिखा, Let us ask how many men possessed by thought of living and dying for the sake of liberty would be prepared to fight for the freedom of the entire people of all human beings. When asked this question, they would all too easily respond with a yes, though their untiring efforts are intended for the benefit of only half of the humanity men. कह रही आदमियों से पूछो कि भाई फ्रीडम के लिए मरोगे? हाँ बोलते हैं। सबके लिए मरोगे? ह्यूमैनिटी के लिए मरोगे? हाँ हाँ, हम रेडी है लड़ने के लिए। बट एक्चुअली वो ह्यूमैनिटी के लिए नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ आधी ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ मेन के राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। बट लिबर्टी इज इंडिविजिबल। लिबर्टी ऐसी थोड़ी ना है कि सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगी और कुछ लोगों को नहीं। फ्री मैन मस्ट देयरफॉर नॉट टॉलरेट टू बी सराउंडेड बाय अनफ्री। अगर तुम सच में आज़ाद हो और आज़ादी के लिए लड़ रहे हो, तो कोई भी या तुम्हारे चारों तरफ ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज़ाद नहीं है, राइट। वैसे ही किसी ने लिखा, It is indeed ridiculous and unreasonable to deny women political rights even though they enjoy the right to property which they make use of. They perform, function and assume responsibilities without, however, getting the benefits that accrue to men for the same by the injustice. औरतों को राइट टू प्रॉपर्टी दी गई है, काम वो सारे करते हैं, पर तुम्हें हक नहीं देने, है ना। तो सारे बेनिफिट्स मेन को दे रहे हो, सारे काम औरतों को दे रहे हो। Is it not a disgrace that even the stupidest cattle herder possesses the right to vote simply because he is a man, whereas highly talented women owning considerable property are excluded from this right even though they contribute so much to the maintenance of the state? कि भाई गरीब से गरीब इंसान जिसको कुछ नहीं आता उसको भी तुमने राइट टू वोट दिया है क्योंकि वो आदमी है, और इतनी टैलेंटेड औरत जो इतनी प्रॉपर्टी संभाल रही है उसको तुमने राइट टू वोट नहीं दिया, उसको तुमने हक नहीं दिए। ये स्टूपिड नहीं है। तो इस तरीके के डिबेट्स उस टाइम पे होते थे। अगेन इस पे क्वेश्चन उसमें आ सकता है एज अ केस बेस, बट यू वोंट गेट अ क्वेश्चन लाइक अ यू नो वो लाइक अ प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन।
Compare the positions on the question of women rights voiced by the three writers. What do they reveal about liberal ideology? तो liberal ideology के बारे में वो बंदा liberal था कि liberal talked about equality, but they did not believe in universal adult franchise. है ना, right to vote to women को वो नहीं believe करते थे. Alright, now let's move to another picture that is there in your chapter, and that is proclamation of the German Empire in the hall of mirrors at Versailles. Anton von Werner जो पेंटर है, तो यहाँ पर जर्मन नेशन बन गया है ना. आफ्टर द एंटायर मॉडर्न नेशन, जर्मन नेशन बनने के बाद जो आपके लीडर है दैट इज काइजर विलियम, है ना, उनको एम्परर बना दिया गया है. एट द सेंटर स्टैंड्स काइजर दैट इज योर राजा, एंड द चीफ कमांडर ऑफ रशियन आर्मी जनरल वॉन रून. नियर देम इज बिस्मार्क, तो आई गेस यहाँ पर ये बिस्मार्क है ना, और यहाँ पर जो है राजा खड़े हैं. दिस मॉन्यूमेंटल वर्क वाज कंप्लीटेड एंड प्रेजेंटेड बाय द आर्टिस्ट टू बिस्मार्क ऑन द latter 70th बर्थडे इन 1885. तो जर्मनी मॉडर्न स्टेट बनने के बाद इस तरीके के इमेजेस भी बनाए जाते थे. इसमें क्या याद करना है, बस याद रखो कि यहाँ पर जर्मन मॉडर्न स्टेट बनना हुआ है ना, नथिंग लाइक यू डोंट. हो सकता है ऐसे पिक्चर है और आपसे पूछा जाए कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन नेशन, है ना, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इमेज एंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर प्रशिया, यू नो, ये सब दिखा रखा है. दैट इज इटली, सॉरी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1866 से 71. तो किस तरीके से जर्मनी फॉर्म हुआ था, किस तरीके से फॉर्म हुआ था, आपको याद है? 3 wars were fought in 7 years with FAD countries, that is France, Austria and Denmark. तो प्रशिया बिफोर 1866 ये पर्पल वाला है, उसके बाद ऑस्ट्रिया वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एंड पिंक वाला पार्ट सब जो है कॉन्कर किया गया फ्रॉम फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क. जस्ट है तो मैं आपको बता रही हूँ. राइट, नेक्स्ट है इटालियन स्टेट्स बिफोर यूनिफिकेशन. यू गाइज नो कि इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन. इटालियन स्पीकिंग लोग अलग अलग टेरिटरीज में हिस्टोरिकली रहा करते थे. कभी प्रशियन रीजन में कुछ इटालियंस रहा करते थे, जर्मन रीजन में कुछ इटालियंस रहा करते थे, सिसिली एरिया में कुछ इटालियंस रहा करते थे. देयर वाज ओनली वन इटालियन स्टेट दैट इज सार्डिनिया पीडमोंट, दैट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस, है ना, जिसने डिसाइड किया कि मैं इटली को जो है यूनाइट करूंगा. तो दिस इज हाउ इट वाज. किंगडम ऑफ बोथ सिसिली सदर्न इटली को रूल कर रहा था, पेपल स्टेट सेंटर इटली को, और नॉर्दर्न पार्ट वाज रूल्ड बाय द प्रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर. ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है गुसिपी गैरिबाल्डी, जिन्होंने हेल्प किया था कैवाउर का इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. Right, so Giuseppe Garibaldi is perhaps the most celebrated of Italian freedom fighters. He came from a family engaged in coastal trade and was a sailor in merchant navy. In 1833, he met Mazzini, joined the Young Italy group, a movement, and participated in the Republican uprising in Piedmont in 1834. Garibaldi जो है उसके बाद साउथ अमेरिका गए, जहाँ वो एग्जाइल में रहे. उसके बाद विक्टर इमानुअल II ने जब डिसाइड किया कि वो इटालियन स्पीकिंग लोगों को एक छत के नीचे लाएंगे, तब उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर कवाउर है उनको हेल्प दी, एंड ही टुक हिज फेमस एक्सपेडिशन ऑफ द 1000 शिप्स टू साउथ इटली. वहाँ पर काफ़ी सारे फ्रेश वॉलंटियर्स ने भी उनके इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, टिल द नंबर्स ग्रू अप टू 30,000 इन एन आर्मी. इमेजिन, राइट, क्योंकि वो लोग रेड शर्ट्स पहनते थे, दे वर पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स. इन 1867 गैरिबाल्डी लेड एन आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स टू रोम टू फाइट द लास्ट ऑब्स्टिकल टू यूनिफिकेशन ऑफ इटली, जो आपके पेपल स्टेट्स थे, और वहाँ पर फाइनली उन्होंने यूनिफाई किया इटालियन स्पीकिंग लोगों को. The Red Shirts proved to be no match for the combined French and Papal troops. It was in 1870 when, during the war with Prussia, France withdrew its troops from Rome and the Papal States were finally joined to Italy. इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना, क्योंकि ये बॉक्स में है, पर्पल बॉक्स में है, इसीलिए आपको इसमें जो भी लिखा है वो याद होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ना, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. जो बॉक्सेस यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम. यहाँ पर आप देख सकते हो गैरिबाल्डी एक तरीके से जूता पहन आ रहा है विक्टर इमानुअल II जो राजा बना यूनिफाइड इटली का, जिस जूते पे लिखा है इटली, कि मैं आपको इटली दे रहा हूँ,
right? The artist has portrayed Garibaldi as holding on the base of the boot so that the king of Sardinia, Piedmont, can enter it from the top. Look at the map of Italy once more. What statement is the caricature making? वाह, तो एक तरीके से साउथ का जो इटली वाला पार्ट है, पेपल स्टेट और किंगडम ऑफ बोथ सिसिलीज, वो गैरिबाल्डी ने दिया विक्टर इमैनुअल II को। तो जमीन से वो जूता पहना रहा है जिससे ऊपर से सार्डिनिया से ये इसको ले सके। वाह, क्या ही दिमाग लगाया है आर्टिस्ट ने, राइट? ओके, देयर इज वन मोर पिक्चर, बट यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दे रखा है, पिक्चर नहीं दे रखी। पिक्चर आगे है क्या? तो ये है पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हो। इट इज अ कैरिकेचर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, हु इज एन आर्किटेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और उसके हाथ में एक हंटर है ना, जिससे मारते हैं ना थड़क थड़क, और वो पार्लियामेंट में जो भी बैठे उसके ऊपर अपना हंटर चला रहा है। Describe the caricature. How does it represent the relationship between Bismarck and the elected deputies of parliament? What interpretation of democratic process is the artist trying to convey? तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि even though जर्मनी एक मॉडर्न स्टेट बन गया है, उसका आर्किटेक्ट ऑटो वन बिस्मार्क है, लेकिन सारी पावर ऑटो वन बिस्मार्क के हाथ में है। जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों ने चुना हुआ है, उनके ऊपर पावर भी ऑटो वन बिस्मार्क का ही है। तो ऑब्वियसली देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, है ना, क्योंकि नेशन स्टेट नहीं, अभी तक जर्मनी मॉडर्न स्टेट बना है। मैंने आपको बताया था नेशन स्टेट बनने के लिए डेमोक्रेसी, लोगों के अंदर एक कॉमन कल्चर, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हमारा राष्ट्र है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी तक शैलो है डेमोक्रेसी, अभी शैलो है, अभी उसने डीप रूट्स नहीं लिए। ठीक है, अगेन जस्ट समझ लो, ऐसा जिस पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, MCQ आ सकता है, सो यू शुड नो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये इटालियन स्टेट्स है बिफोर यूनिफिकेशन, ये इटालियन स्टेट्स है आफ्टर यूनिफिकेशन, राइट? डू यू थिंक दैट पीपल लिविंग इन एनी ऑफ दीज रीजन्स थॉट देमसेल्व्स एज इटालियंस? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नॉट नेसेसरली कि लोगों ने अपने आप को इटालियन समझ लिया था। देखो, इटालियन समझने के लिए सिर्फ एक लैंग्वेज काफ़ी नहीं है, अब तो आप समझ गए हो, है ना, एक फीलिंग ऑफ कॉमननेस, एक राष्ट्रवाद की भावना आनी चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को ऐसा नहीं था कि पीपल ऑलवेज न्यू दैट दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इटली, कि विक्टर इमैनुअल II ने अपने ऊपर ये डिसीजन लिया दैट ही विल यूनिफाई ऑल इटालियंस। उसके बाद ऐसे प्रोविजंस लाए गए, है ना, मॉडर्न बैंकिंग के, एक कॉमन कल्चर के, जिससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आए। विच वॉज द फर्स्ट रीजन टू बिकम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली? तो आप यहाँ देख सकते हो 1858 to 1860, है ना। तो जो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर वाला पार्ट है, दैट फर्स्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड इटली। लास्ट रीजन तो यहाँ दिख रहा है 1870 में पेपल स्टेट्स। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियान रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो हमने इस चैप्टर में एलिगरी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, जहाँ हमने देखा था कि उस टाइम पे राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर लाने के लिए काफ़ी इमेजेस का भी यूज़ किया गया था, नेशंस एज इमेजेस, नेशन एज फीमेल फिगर्स, है ना। तो फ्रांस में मैरियान का यूज़ किया गया था, जो काफ़ी कॉमन नेम है, तो उनको पोस्टेज स्टैम्प्स में भी डाला गया था। अगेन, जिसको देख के आपको राष्ट्र की याद आए। यहाँ पर एक और इमेज आपके सामने है, दैट इज द फीमेल एलिगरी ऑफ जर्मनी, जर्मेनिया। इसमें काफी सारे रेफरेंसेस आपको दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जर्मेनिया के पैरों में टूटी हुई चेन्स है, विच इज अ सिंबल ऑफ बीइंग फ्री, है ना। उनके हाथ में तलवार है, मच्छर मारूंगी मैं तलवार से, नहीं है इसका मतलब, नहीं है इसका मतलब है कि कोई मुझसे लड़ने आएगा, जर्मनी से लड़ेगा तो हम पहले कम नहीं है। लेकिन दैट डज नॉट मीन वी ऑलवेज वांट टू फाइट, वी आर रेडी फॉर पीस। तो तलवार के चारों तरफ जो है ऑलिव ब्रांच है, टू शो विलिंगनेस टू मेक पीस। उनके सर पे क्राउन है ऑफ ओक लीव्स, जो वहाँ की माइथोलॉजी है, जैसे हमारी रामायण महाभारत, तो वहाँ की जो माइथोलॉजी है उसमें ओक लीव्स का पहनना मतलब आप एक हीरोइज्म, राइट। ट्राई कलर फ्लैग ऑफ जर्मनी। फिर चेस्ट पे जो है ईगल है, ब्रेस्ट प्लेट पे, विच शो स्ट्रेंथ, एंड रेज दिखा रखे हैं पूरे राइजिंग सन के, विच मीन्स बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। ठीक है, अब ऑब्वियसली अब जैसे हमारे अगर भारत को नीचा दिखाना है कि भारत को हरा दिया गया है, तो भारत माता रोते हुए हम दिखाएंगे। यहाँ जर्मेनिया रो रही है क्योंकि 1850 में उनको जो है कोई हार सहनी पड़ी। तो इस तरीके से इमेजेस वर यूज्ड टू पोर्ट्रे हाउ द नेशन इज फीलिंग। यहाँ पर जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, 1860 में इस इमेज को बनाया गया था कि ये राइन जो काफ़ी रिसोर्स रिच एरिया था जर्मनी का, है ना, उसको ये जर्मेनिया गार्ड कर रही है।
यू डोंट हैव टू रिमेंबर द पोप, द पेंटर वगैरह, इन सब में पढ़ लो, लेकिन यू नेवर नो विद CBSE। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना। विद द हेल्प ऑफ द चार्ट आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ वियट। फिलिप वियट ने बनाया था जर्मेनिया, ये याद रखना, फिलिप वियट इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरप्रेट द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द पेंटिंग, हम कर चुके हैं। इन एन अर्लियर एलिगोरिकल रेंडरिंग ऑफ 1836 वियट हैड पोर्ट्रेट काइजर्स क्राउन एट द प्लेस वेयर ही हैज नाउ लोकेटेड द ब्रोकन चेन। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज। वाओ, तो पहले जो है यहाँ पर पैरों में काइजर का जो राजा का क्राउन दिखाया गया था, है ना, अब चेन दिखाया गया है। तो एक तरीके से चेन टूटना और राजा का क्राउन उनके पैरों में होना का मतलब है कि लोग अब राजा के ऊपर है ना। दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। जर्मन नेशन इज नाउ फ्री। पहले राजा का वो होता था, है ना, मुकुट, अब ब्रोकन चेन से मतलब पीपल आर नाउ फ्री फ्रॉम मोनार्की। अगला फिगर 17 इज आई थिंक ये नहीं, फिगर 19 है ये, नहीं फिगर 18 है, फिगर 17 आई डोंट नो क्या है। आई थिंक जूलियस हुबनर ने जर्मेनिया का इमेज बनाया। In 1850, 2 years after the National Assembly at Frankfurt was rejected by the monarchs, in the foreground of the picture absolutism दिखाया गया है, एक होप दिखाई गई है कि जर्मन नेशन बनेगा। ऑलराइट, ये वाला मैप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सैम्पल पेपर में भी था। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ मैप दैट सेलिब्रेट्स द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटेन को फ्रंट में दिखाया गया है, सेंटर में ऊपर लिखा गया है फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, फेडरेशन। ऑल्दो ना किसी उन्होंने फ्रीडम छीनी है लोगों से, बट अपनी फ्रीडम की वो बात कर रहे हैं। नीचे जो है दिखाया गया है कि उन्होंने सब पे कब्जा कर लिया है, डोमिनेट कर लिया है, टाइगर्स पे, एलिफेंट्स पे। टाइगर्स एलिफेंट्स मतलब इंडियन, अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। और ब्रिटिश नेशनल प्राइड को यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। ऑलराइट, दीज आर ऑल योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। अब हम जल्दी से NCERT क्वेश्चंस करेंगे। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Alright, let's move on to NCERT questions of the chapter. ठीक है, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। Write a note on गुसीपी मजीनी। You might not get like a question like that, direct question कि गुसीपी मजीनी पे नोट लिखो, बट जब आप इसके आंसर्स लिखते हो तो आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो कि गुसीपी मजीनी पे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है कि he was known as the most dangerous enemy of the social order, elaborate why, give reason। तो आप सेम आंसर लिखोगे कि भाई गुसीपी मजीनी बॉर्न हुए थे जेनोआ में इन 1847 में। ही वाज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी। एट द एज ऑफ 24 उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था बिकॉज ही अटेम्प्टेड अ रेवोल्यूशन इन लिग्वारिया। उन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मर्साइल्स एंड यंग यूरोप इन बर्न, है ना, हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग पीपल फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। गुसीपी मजीनी ये बिलीव करते थे दैट जर्मनी कैन नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल किंगडम, की जर्मन स्पीकिंग लोग अलग, सॉरी इटालियन स्पीकिंग लोग अलग अलग ऐसे एरियाज में रहे। ही बिलीव्ड दैट इटालियन लिबर्टी वाज इन यूनिफिकेशन अलोन। भगवान चाहते हैं कि लोग नेशन स्टेट में रहे। दैट वाज द बिलीफ ऑफ गुसीपी मजीनी। ही वाज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर बाय ड्यूक मेटरनिच फॉर हिज बिलीफ्स। राइट अ नोट ऑन काउंट कैमिलो डी कैबाउर। ये कौन है? कबाउर के बारे में पढ़ा तो था इटली यूनिफिकेशन में। तो आप लिखोगे इटली हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। इटली वाज इटालियन स्पीकिंग पीपल लिव्ड इन डिफरेंट स्टेट्स, आउट ऑफ विच ओनली 1 स्टेट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस, सार्डिनिया, पीडमोंट। विक्टर इमैनुअल II के राजा थे। चीफ मिनिस्टर कैवोर को उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी टू यूनिफाई ऑल इटालियन स्पीकिंग पीपल। तो ही वाज नीदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। ना वो रेवोल्यूशनरी थे, वो अपना एक तरीके से नौकरशाही थे कि भाई ठीक है मुझको काम दे दिया गया है मैं कर लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, एक डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को यूनिफाई किया इनटू इटली। एंड देन ही आल्सो टुक द हेल्प ऑफ गुसीपी गारिबाल्डी एंड टुक हिज नेवी एंड डिफीटेड द पेपल स्टेट्स एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला बिटवीन 1821 से 1832 के बीच में। ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना आई, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात आई, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ सिंपैथी अमंग्स यूरोपियंस टुवर्ड्स ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द रीजन वाज फॉर दैट वाज ग्रीस को कंसिडर किया जाता था पालना ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ यूरोप, की यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस में ही इमर्ज हुआ है। एंड ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ अ
मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर, लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो लॉट ऑफ नेशनलिस्ट सिंपथाइज विद द ग्रीक Greek effort to form a nation. Poets and artists lauded Greece as a cradle of European civilization. उन्होंने मोबिलाइज किया पब्लिक सपोर्ट. इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ने तो फंड्स ऑर्गेनाइज किए. He also went to fight the war for Greece, but he died in 1824. Finally 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है that recognizes Greece as a independent nation state. ठीक है. Write a short note on the Frankfurt Parliament. See, same question you might get कि revolution of 1848 by the middle class was a failure. Elaborate, है ना, इसके बारे में बताओ इस टाइप का. तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो है एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी बाय जर्मन मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स आर्टिजन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जर्मन नेशंस. 18 में 1848 को ये जो असेंबली थी इनको मिलना था, संविधान बनाना था. तो सबसे बड़ा एरिया इन्हें मिला सेंट पॉल चर्च का, जहाँ पर सबसे पहले बैठ के उन्होंने सबसे पहला सेशन किया. दे कन्वीन्ड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, है ना. दे ऑल्सो दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की that is subject to a parliament. However, they did not give the right to vote to women. Women were mere spectators. बाद में उन्होंने फेस किया opposition from aristocracy and military. Prussian king ने भी इनको रिजेक्ट किया and with the help of junkers और military उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस करा. राजा ने, राजा का नाम बताना मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में, मैं भूल गई हूँ. विलियम काइजर विलियम विलहेल्म 4 कौन था राजा उस टाइम. ऑल राइट. राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स. ऑल राइट. तो आप लिख सकते हो द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन एक कंट्रोवर्शियल था, है ना. इवन दो वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स फॉर प्रीवियस ईयर्स. उन्होंने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाए, न्यूज़पेपर्स में लिखा, पब्लिक मीटिंग्स की, बट दे वर डिनाइड सफरेज ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, है ना. सेंट पॉल चर्च में दे वर मेड टू सिट इन द विजिटर्स गैलरी विदाउट गिविंग द राइट टू वोट एज मेयर ऑब्जर्वर्स. Right. Describe any 5 measures which were introduced by the French revolutionaries to create a sense of collective identity amongst the French people. Word to word PYQ काफ़ी बार पूछा गया है और आप लोगों ने भी काफ़ी बार कर रखा है. तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ. 5 मेजर्स क्या है जो रेवोल्यूशन के बाद, क्रांति के बाद राष्ट्रवाद लोगों के अंदर लाने के लिए क्या क्या पैतरे अपनाए गए, है ना. पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ ला पात्री एंड ले सिटोयन. ला पात्री मतलब फ्रांस एज फादरलैंड. ले सिटोयन मतलब फ्रांस में जो भी है दे आर इक्वल सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन, ऑफ दिस फादरलैंड. दूसरा अ ट्राई कलर, अ फ्रेंच ट्राई कलर फ्लैग टू रिप्लेस द ओल्ड रॉयल स्टैंडर्ड. तीसरा फ्रेंच एज ए लैंग्वेज को इम्पोज किया गया और जो रीजनल डायलेक्ट्स है उसको डिस्करेज किया गया, है ना. फ्रेंच लैंग्वेज को एनकरेज किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया. ला पात्री, ये सिटोयन, ट्राई कलर फ्लैग, फ्रेंच लैंग्वेज. व्हाट एल्स. नेशनल असेंबली एस्टैब्लिश की गई थी टू रिप्लेस द ओल्ड स्टेट जनरल, है ना. सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया. यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, है ना. आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स बोल दिए, एक बार चेक कर लेते हैं. न्यू हिम्स, कस्मे वादे, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन, मार्टियर्स वर कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन. सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इंटरनल कस्टम्स एंड ड्यूटीज को एबॉलिश किया गया. यूनिफॉर्म वेट्स और मेजर्स लाए गए. रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया. Who were Marianne and Germania? What was the importance of the way in which they were portrayed? तो आप लिख सकते हो Marianne जो थी, she was the allegory for France as a nation and Germany was the allegory of Germany,
है ना, किस तरीके से एलिगरी ऑफ फ्रांस जो मैरियान है उसका पहला पॉइंट है कॉमन नेम, है ना, एक ऐसा नाम लिया गया जो कॉमन है जिसे फ्रेंच पीपल आइडेंटिफाई कर पाए। ब्रोकेड था उनका, ब्रोकेड एक पिन होता है, एक तरीके के पिन, यहाँ ट्राई कलर पिन लगाती थी। एंड शी ऑल्सो इन हर हैंड हेल्ड द ट्राई कलर फ्लैग, है ना, जो फ्रेंच फ्लैग था। जर्मनी में आप जो भी अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स किए, जो आपका अलग अलग सिंबल्स थे उसके बारे में लिख सकते हो। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। डायरेक्ट सेम वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आपके PYQ में बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, राइट, डायरेक्ट। ऑलराइट, इसको करते हैं। क्या है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में? जर्मनी को यूनिफाई करने का प्रयास पहले 1848 में किया था बाय मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, है ना। आप इसके बारे में एक लाइन जरूर लिखना, चाहे कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है। हाउएवर इट वाज क्रश्ड बाय द मोनार्क विद द हेल्प ऑफ द मिलिट्री और जंकर्स थे जो काफी अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, उनकी मदद से और बाकी एरिस्टोक्रेट्स की मदद से इस पूरे मूवमेंट को क्रश कर दिया गया। देन द अटेम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी वाज डन बाय द देन जर्मन किंग काइजर विलियम I, है ना, हु गेव दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, जिसको बुलाया जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मनी। इन्होंने फाइट की 7 years के लिए 3 wars with France, Austria and Denmark. Finally in 1871 जर्मनी को यूनिफाई किया गया एंड काइजर विलियम I को प्रोक्लेम किया गया एज द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड इन वर्साइल्स। चिंता मत करो, इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। What changes did Napoleon introduce to make the administrative system more efficient in the territories ruled by him? है ना, तो आप लिख सकते हो कि नेपोलियन introduced the Napoleonic Civil Code of 1804 that made administration very efficient and rational. उसके क्या क्या मेथड्स थे? पहला ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को उन्होंने कंपलसरी किया, जो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहले सारी संपत्ति राजा की हुआ करती थी। ही ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो भी प्रिविलेजेस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ थे, है ना, वो उन्होंने अब वो कर दिए, हटा दिए, है ना। वेट्स और मेजर्स को ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया, फ्यूडल सिस्टम हटा दिए गए, वही पूरा बेगार वर्क वगैरह, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। पहले बिजनेस करने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, टैक्सेस हुआ करते थे, आपको काफ़ी परमिशंस लेनी पड़ती थी, वो सब हटा दिए गए। पेजेंट्स, आर्टिजन्स, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड फ्रीडम, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, कॉमन नेशनल करेंसी, जिससे काफी इजी मूवमेंट होने लगा गुड्स और सर्विसेज का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain what is meant by the 1848 revolution by the liberals. What were the political, social and economic ideas supported by equivalents? Again, PYQ very important. तो आप लिख सकते हो 1848 में रेवोल्यूशन में काफी लिबरल्स जो है काफी चीजें मांग रहे थे। They wanted a constitution, है ना, they wanted freedom of speech and expression, politically ये सब चाह रहे थे वो, है ना। They wanted abolition of feudal privileges, they wanted a limited monarchy, इकोनॉमिकली क्या चाह रहे थे? इकोनॉमिकली वो चाहते थे कि बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप सोशल में लिख सकते हो, है ना, राइट टू वोट। इकोनॉमिकली वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ मार्केट, जिससे कि फ्री मूवमेंट हो गुड्स एंड सर्विसेज का। Choose 3 examples to show the contribution of culture to the growth of nationalism in Europe. Very good question. Again बच्चों PYQ है, trust me, यहीं से सारे questions आने हैं आपको। कल्चर का क्या रोल था?
तो आप कहोगे कल्चर प्लेड अ मेजर रोल इन क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग्स द यूरोपियंस. इट वाज नॉट जस्ट रीजन एंड वॉर, है ना. इसको रोमांटिसिज्म भी आप बोल सकते हो. इसमें काफ़ी आप एग्जाम्पल्स लिखोगे. रोमांटिसिज्म वॉज अ यूरोपियन कल्चरल मूवमेंट जिसमें एम था टू डेवलप क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी यूजिंग कॉमन कल्चर. फोक सॉन्ग्स, डांसेज एंड पोएट्री ने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल. लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. एम्फोसिस ऑन वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द मासेस टू ब्रिंग यूनिटी. ऑब्वियसली छोटा क्वेश्चन है तो इतना लिखना काफ़ी है. नहीं तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो. कैरल क्रुपुन्स्की जो आपका पोलिश रोमांटिक था, जिन्होंने बात की अबाउट द पोलिश लैंग्वेज, अबाउट ओपेरा, अबाउट डांस लाइक पोलोनाइस और मुजुर्का, है ना. वैसे ही थे आपका जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, है ना. जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने कॉन्सेप्ट दिया. जर्मन थे वो, दास वॉक का एंड वॉलगाइस्ट का. वॉलगाइस्ट वाज द जर्मन स्पिरिट दैट इज फाउंड इन द कॉमन पीपल, या फिर इन दास वॉक, है ना. ये सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो. Through a focus on any two countries, explain how nations developed over the 19th century. Now देखो, जर्मनी का, इटली का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अभी तक. अभी ब्रिटेन का मैं आपको बता देती हूँ, है ना. ब्रिटेन का काफ़ी स्ट्रेंज केस था बिकॉज अनलाइक एनी अदर कंट्रीज इन यूरोप, ब्रिटेन बिकेम अ नेशन स्टेट इन 1688 विदाउट एनी ब्लडशेड थ्रू अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जहाँ पर पावर को ट्रांसफर की गई फ्रॉम द मोनार्की टू द पार्लियामेंट. उसके बाद ब्रिटेन जो है काफ़ी, इंग्लिश तब इंग्लैंड था वो, ब्रिटेन नहीं था, इंग्लैंड था. वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, इसकी काफ़ी कॉलोनीज बन गई. वो अपना ज़्यादा वर्चस्व फैलाना चाहता था इधर उधर. तो 1707 में वो स्कॉटलैंड के साथ साइन करता है एक्ट ऑफ यूनियन, जिसके अंतर्गत स्कॉटलैंड को जो है ब्रिटेन, इंग्लैंड का पार्ट बना दिया जाता है. एंड दैट इज व्हेन यू हैव द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन दैट इज फॉर्म्ड. उसके बाद जो स्कॉटिश लैंग्वेज है उसको सप्रेस किया गया, गेलिक लैंग्वेज, स्कॉटिश कल्चर को सप्रेस किया गया, इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज की गई. ठीक है. फाइनली बाय 1801 इवन आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट किया गया. गॉड सेव द किंग एंथम इम्पोज की गई, इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज किया गया, इंग्लिश कल्चर इम्पोज किया गया. जो आपका स्कॉटलैंड और आयरलैंड था वो सबऑर्डिनेट पार्टनर्स थे इन द किंगडम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन. ग्रीस का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, किसी का भी एग्जाम्पल दे सकते हो. ठीक है. हाउ वॉज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप. ऑलराइट, तो सेम ही हो गया. तो लेट्स सी, अगर मैंने सही बोला 1707 द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्ज कैथलिक स्टेट. अगर आपको याद है, ये आयरलैंड है, यहाँ पर कैथलिक्स मेजॉरिटी में थे, और ये ब्रिटेन है, यहाँ पर प्रोटेस्टेंट्स मेजॉरिटी में थे. तो ब्रिटेन के प्रोटेस्टेंट्स ने आयरलैंड के माइनॉरिटी प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की, और उन्होंने कैथलिक जो रेवोल्यूशन था वहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, उसको सप्रेस किया. दैट वाज लेड बाय वुल्फटोन एंड फाइनली एस्टैब्लिश द ब्रिटिश एम्पायर. फिर उसके बाद ब्रिटिश फ्लैग, इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल एंथम, ब्रिटिश फ्लैग को बोला जाता था यूनियन जैक, इस सबको इम्पोज किया गया. ठीक है. Why did nationalistic tensions emerge in the Balkans? Again, PYQ direct word to word question एग्जाम में आ चुका है. इसको नहीं आप देखो, इसमें आपको बस याद करके जाना है. ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ना. तो उसमें आप बोलोगे कि बाल्कन रीजन जो है उसमें काफ़ी वेरिएशन था, एथनिक एंड जोग्राफिकल, एंड उसके इनहैबिटेंट्स को स्लैव्स भी बोला जाता है. बाल्कन्स इनिशियली वाज इन द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, बट दो चीज़ों की वजह से. पहला, बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन, प्लस बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर. बाल्कन नेशंस जो है इंडिपेंडेंट हो गए ऑटोमन एम्पायर से, और ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स थे आपस में काफ़ी जेलस रहते थे. दे वांटेड टू टेक ओवर ईच अदर्स टेरिटरी, है ना. दे वांटेड टू टेक टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. अब इनको कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि वो सी के पास थे द GREA ग्रेट कंट्रीज, दैट इज जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना. ये नेशंस जो इनको डेवलपमेंट को कंट्रोल करना चाहते थे. फाइनली जो है इट द राइवलरी escalated that it led to a series of wars which finally led to the First World War. ठीक है. ये है
आपके सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। अब बिकॉज आई नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर करके आप थक जाते हो, कुछ एमसीक्यू से हम लोग आज का सेशन एंड करेंगे। जल्दी से आंसर बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट अटेंड द कांग्रेस ऑफ वियना? कांग्रेस ऑफ वियना क्यों की गई थी? क्योंकि नेपोलियन को हराया गया था। जो नेपोलियन की टेरिटरीज थी वो आपस में बांटना चाहते थे प्रभु कंट्रीज, दैट इज प्रशिया, रशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया। तो आंसर इज स्विट्जरलैंड। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। The French revolutionaries declared that the mission and destiny of the French nation was to conquer the people of Europe, नहीं, to liberate the people of Europe from despotism। ये सही लग रहा है, ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, बट उन्होंने ये वर्ड्स यूज किए कि हम डेस्पोटिज्म से लोगों को लिबरेट करना चाहते हैं, मोनार्की से। द सिविल कोड ऑफ 1804 इज यूजुअली नोन एज, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सही, द नेपोलियनिक कोड। द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन हु वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स इज जर्मेनिया, जर्मेनिया। द बाल्कन एक ऐसा रीजन था, काफी सारे वहां पर वेरिएशन थे, उनको क्या बोला जाता था? दे वर नोन एज नॉट बाल्केनियन, दे वर नोन एज स्लैव्स। 3 wars were fought over 7 years। तो फैड कंट्रीज के साथ किसने फाइट किया? ऑटो वन बिस्मार्क ने, जर्मन नेशन के लिए, तो जर्मन विक्ट्री। क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है, पर आता होगा तो आप आराम से इसको आंसर कर पाओगे। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। The revolution between 1830 and 1848 in Europe were led by liberal nationalists belonging to the elite class, liberal nationalists belonging to the middle class elite। अजीब सा क्वेश्चन है। I would say all of the above, क्योंकि पुअर का भी रेवोल्यूशन हुआ था और लिबरल्स का भी रेवोल्यूशन हुआ था। Which of the following is true regarding the ideas promoted by Mazzini? Opposition to monarchy and support to a democratic republic। हाँ, ऑप्शन ए ही सही लग रहा है। इन जनरल द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीक वॉर वॉज, थोड़े कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी है। It helped Europe redefine its identity, abolished Ottoman rule in the Balkan, preserved an Ottoman foothold in South Europe। तो इनमें से सिग्निफिकेंस पूछा गया है ना, और ग्रीस को कंसिडर किया जाता था क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो इट हेल्प यूरोप रीडिफाइन इट्स आइडेंटिटी कहूंगी, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंस मिली तो राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैली। क्यों, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना, तो ऑप्शन ए ही बेस्ट ऑप्शन है। What happened to Poland at the end of 18th century? Which of the following answers is correct? Poland achieved independence at the end of 18th century. Poland came totally under the control of Russia and became part of Russia. Poland became the part of East Germany. Poland was partitioned at the end of the 18th। हाँ, ये सही है ना, रैप कंट्रीज के बीच में पोलैंड को दे दिया गया था, रैप कंट्रीज, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। Alright, so these were all the MCQs as well। तो guys, as I told you, इस सेशन का PDF जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, विद इन 24 hours of the session being published। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। सारे वन शॉट्स चैनल पे है, सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सिंटेक्स क्वेश्चंस चैनल पे आने वाले हैं, तो यू डू नॉट वांट टू मिस ऑल ऑफ दिस। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जरूर से बताना कैसी चल रही है तैयारी, क्या वीडियोस आप लोगों को चाहिए। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।